दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराडाइज लोस्ट को, जिसे लिखा है दोस्तों जॉन मिल्टन ने। दोस्तों जो लोग जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट की कंप्लीट समरी और उसके कैरेक्टर्स की डिटेल अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, पूरी वीडियो मैंने एक ही वीडियो में बना रखी है। आप उसे यूट्यूब पर दोस्तों पैराडाइज लोस्ट बाय समीर पाठशाला लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराडाइज लोस्ट की लाइन 1 से लेके लाइन 26 तक दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है दोस्तों बुक 1 की है, ठीक है। लाइन 1 टू लाइन 26 हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये लाइन 26 तक क्या है दोस्तों, एक प्रोलॉग है। अब ये प्रोलॉग क्या होता है, किसी भी वर्क की स्टार्टिंग में जब प्रोलॉग लिखा जाता है तो हमें ये पता चलता है उस प्रोलॉग के माध्यम से कि ये वर्क जो है किस बारे में लिखा गया है। इस वर्क को पढ़ने के बाद हमें किस किस चीज की नॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही पैराडाइज लोस्ट का ये प्रोलॉग है दोस्तों, जो जॉन मिल्टन ने दोस्तों 26 लाइनों में लिखा है। तो ये प्रोलॉग की दोस्तों 26 लाइनों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसके की फैक्ट्स बता देता हूं। पैराडाइज लोस्ट जो है ये एक एपिक वर्क है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है। दूसरा की फैक्ट्स है दोस्तों इसका, पैराडाइज लोस्ट जो है दोस्तों पब्लिश कब हुई थी फर्स्ट टाइम दोस्तों, 1667 में हुई थी। 1667 में दोस्तों इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया गया था। इसके अलावा दोस्तों पैराडाइज लोस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम 1667 में इसे दोस्तों 10 बुक्स में दोस्तों पब्लिश कराया गया था। इसका दोस्तों सेकंड एडिशन भी आया था। सेकंड एडिशन कब आया था इसका दोस्तों, 1674 में। और जब ये सेकंड एडिशन में आई थी तो इसके अंदर दोस्तों 12 बुक्स थी। अब इन्होंने जॉन मिल्टन ने कुछ एडिटिंग तो की थी इसके अंदर, लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया था, बुक 7 को, जो 7 नंबर की बुक थी उसको स्प्लिट कर दिया था, और बुक नंबर 10 जो थी उसको स्प्लिट कर दिया था, ठीक है। इन दोनों बुक को स्प्लिट कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों ये 12 बुक में बनी। और कब पब्लिश हुई, 1674 में पब्लिश हुई थी। तो ये बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट एडिशन आया है इनका 1667 में आया 10 बुक में, और 1674 में जो आया था वो 12 बुक में आया था, ठीक है। अगला की फैक्ट है दोस्तों, इसको जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखा है। इसके अलावा दोस्तों पैराडाइज लोस्ट को जॉन मिल्टन ने ग्रांड स्टाइल में लिखा है, जिसके लिए जॉन मिल्टन जो है मशहूर थे। एक और अच्छा इसका की फैक्ट है दोस्तों, जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लोस्ट को लिखा था वो इन्होंने अपनी लाइफ के अंतिम फेज में दोस्तों लिखा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पैराडाइज लोस्ट को जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ के कौन से फेज में लिखा था, तो लास्ट फेज में लिखा था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। तो दोस्तों 26 लाइन मैंने ली है, जो प्रोलॉग है उसके अंदर 26 लाइन है। लाइन 1 से लेके दोस्तों 26 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, प्रोलॉग है। अब यहां पर आपके सामने दोस्तों ये 5 लाइनें हैं। तो इन 5 लाइनों में आपको ये पता चलेगा कि कंप्लीट एपिक पैराडाइज लोस्ट को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या जानकारी मिलेंगी। तो यहां पर इन 5 लाइनों में वो जानकारियों के बारे में बताया गया है कि पैराडाइज लोस्ट को पढ़ने के बाद हमें ये सारी चीजें जो हैं अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों ये चीजें क्या हैं, इन 5 लाइनों में क्या क्या मेंशन है, ठीक है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world, and all are woe, with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat। देखिए दोस्तों ये पांचों की पांचों लाइन मैंने यहां पर रीड कर दी हैं। सबसे पहली लाइन में दोस्तों एक वर्ड आया है जिसे हम पढ़ते हैं दोस्तों डिसओबीडियंस। इस वर्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना, मतलब अवज्ञा करना। तो किसने की थी अवज्ञा, एडम और ईव ने की थी अवज्ञा। किसकी आज्ञा की, भगवान की आज्ञा की। तो हमें पता चलेगा सबसे पहले दोस्तों डिसओबीडियंस के बारे में, और फिर हमें पता चलेगा कि कैसे एडम और ईव ने फॉरबिडन ट्री से फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया था। जिसके बाद दोस्तों क्या आया,
डेथ आ गई इस धरती पे। किस चीज का देखना पड़ा हम लोगों को? डेथ को देखना पड़ा। इससे पहले जो भगवान के पास गार्डन ऑफ ईडन में जब रहा करते थे इंसान, तो वो क्या थे दोस्तों? इमोर्टल थे। लेकिन इन्होंने फॉरबिडन ट्री से जो फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया था, उसके बाद इंसान कैसा हो गया? मोर्टल हो गया। और भगवान ने ऐसे बहुत सारे दुख, जो भी सफरिंग्स इस संसार में हैं, वो सारे के सारे सफरिंग्स जो हैं वो उसी डिसएबिडियंस की वजह से आए, उस अवज्ञा की वजह से ही आए। और हमने खो दिया विद लॉस ऑफ ईडन। और हमने खो दिया, क्या खो दिया दोस्तों? गार्डन ऑफ ईडन को खो दिया, जहां पर सारी सुख सुविधाएं थी, वहां पर टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता था, ठीक है, कभी भी सर्दी गर्मी नहीं पड़ती थी, वहां पर इंसान के मुताबिक ही टेम्परेचर होता था। और वहां पर इंसान जब तक था इमोर्टल था, मतलब मरता नहीं वो कभी भी। लेकिन जब उन्होंने फॉरबिडन ट्री से फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा दिया, उसकी सजा में भगवान ने उन्हें धरती पर फेंकवा दिया, जहां पर इंसान क्या है? मोर्टल है। और ये चीजें तब तक होती रहेंगी कि इंसान जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। कब तक होती रहेंगी? जब तक कोई ग्रेटर मैन, यहां पर ग्रेटर मैन दोस्तों जीसस क्राइस्ट को कहा गया है। जब तक जीसस क्राइस्ट जो है जन्म लेकर इस धरती पर नहीं आते और इंसानों के द्वारा किए गए सारे पापों को अपने सर पर नहीं ले लेते, तब तक ये जन्म लेना, मृत्यु होना, इंसान के जिंदगी में दुखों का होना चलता रहेगा। जैसे ही जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आएंगे तो सारे के सारे वो पापों को अपने सर पर ले लेंगे और एक बार फिर से हम अपनी जो चीजें थी उनको रिगेन करेंगे, द ब्लिसफुल सीट। और जो हमारी ब्लिसफुल सीट का मतलब है जो गार्डन ऑफ ईडन में हमें सुविधाएं मिलती थी, उसी तरह की सुविधाएं हमें यहाँ पर मिलने लगेंगी, या फिर हम गार्डन ऑफ ईडन में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें डिसएबिडियंस के बारे में पता चलेगा दोस्तों। फ्रूट ऑफ नॉलेज को इंसान ने खा लिया, कहां से? फॉरबिडन ट्री से। उसके बाद धरती पर जो डेथ है वो किस तरह से आई, हमारे सफरिंग्स का कारण क्या है, गार्डन ऑफ ईडन को हमने कैसे लॉस कर दिया, और कौन हमें इन सब से मुक्ति दिलाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें इस पोएम को पढ़ने के बाद पता चलेंगी। इन 5 लाइनों में यही बताया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों यहां से हमें पता चलेगा कि जॉन मिल्टन को इस एपिक को लिखने के लिए किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी और क्या इसकी थीम है, और जिनको ये जॉन मिल्टन बुला रहे हैं वो कौन है। ये सारी की सारी चीजें हमें आने वाली लाइनों में दोस्तों पता चल जाएंगी। अभी हमारे पास 21 लाइन है जिन्हों में हमें ये पता चलेगा कि इस पोएम के अंदर जॉन मिल्टन ने किसका आह्वान किया है, इस पोएम की थीम क्या है, और क्या क्या चीजें इस पोएम को लिखने के लिए जॉन मिल्टन को चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सिंग हेवनली म्यूज। तो यहां पर देखिए म्यूज, जॉन मिल्टन जो है दोस्तों एक देवी का आवाहन करते हैं। इस पोएम को लिखने से पहले वो देवी का आवाहन करते हैं, जो कौन है? गॉडेस ऑफ पोएट्री हैं, उनका आवाहन करते हैं। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये गॉडेस ऑफ पोएट्री जो हैं उन सारी एंशिएंट ग्रीक जो स्पिरिट थी, जो म्यूज थी, उनसे अलग हैं, ठीक है। तो जॉन मिल्टन गॉडेस ऑफ पोएट्री का आवाहन करते हैं, ठीक है। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ अरब और ऑफ सिनाई, ये कहते हैं इन गॉडेस ऑफ पोएट्री से कि तुम मुझे बताओ सीक्रेट टॉप। यहां पर वो पूछते हैं कि पैराडाइज जब बना था तो उसके क्या चीजें थी, जो भी चीजें पता नहीं है अभी किसी को भी, कि जब पैराडाइज को बनाया गया था तो वहां पर क्या सिचुएशन थी, क्या उसकी लोकेशन है, अभी तक ये किसी को भी नहीं पता है तुम्हारे अलावा। तो तुम आओ और मुझे पैराडाइज की लोकेशन के बारे में और पैराडाइज के बारे में बताओ। जॉन मिल्टन यहां पर अनुमान लगाते हैं ऑफ ओरब। ये कहां पर है दोस्तों? ओरब जो है दोस्तों एक चेन ऑफ माउंटेन है, मतलब पहाड़ों की श्रृंखला है। क्या ये पैराडाइज वहां पर है? और वहां नहीं है तो ऑफ सिनाई। सिनाई जो है दोस्तों एक पर्वत का नाम है जो कि इसी श्रृंखला के अंदर है, पहाड़ों की इसी श्रृंखला के अंदर है। तो जॉन मिल्टन पूछते हैं कि ये पैराडाइज जो है वो कहां पर है। तो जॉन मिल्टन जो म्यूज है सबसे पहले किस चीज की जानकारी लेना चाहते हैं? पैराडाइज की जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरह से पैराडाइज बना और क्या उसकी लोकेशन है। इसके बाद दोस्तों जॉन मिल्टन कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे इस पोएट्री को लिखने के लिए, इस एपिक को लिखने के लिए तुम उस तरह से इंस्पायर करो जैसे डिडेस्ट इंस्पायर
दैट सेफर्ड, यहां पर दोस्तों सेफर्ड वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है दोस्तों मोसेस और एंड जिहोवा के लिए। इन दोनों के लिए दोस्तों यहां पर इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड सेफर्ड, ठीक है। तो जॉन मिल्टन भी ये कहते हैं कि जैसे तुमने मोसेस और जेहोवा को एक बार इंस्पायर किया था, किस लिए, हु फर्स्ट टोट द चूजन सीड। यहां पर दोस्तों चूजन सीड का मतलब है जो यहूदी लोग होते हैं उनसे है, कि जिस तरह से तुमने मोसेस और जेहोवा को एक बार इंस्पायर किया था कि वो अपने लोगों को मतलब ज्यू लोगों को अच्छा पाठ पढ़ाएं, लेसन पढ़ाएं कि किस तरह से पैराडाइज की रचना हुई, क्या क्या चीजें और इस धरती पर हैं और जो चीजें उस समय पर हुई थी, तो तुमने वो सारी चीजें बताने के लिए मोसेस और जेहोवा को इंस्पायर किया था। उसी तरह से तुम भी मुझे इस काव्य को लिखने के लिए प्रेरित करो, मैं तुमसे यही चाहता हूं। और ये सारी चीजें कहां से होनी चाहिए? इन द बिगिनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ केओस। ये सारी चीजें होनी चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि कब जो हेवन है उसकी रचना हुई और कब जो है किसकी रचना हुई, अर्थ की रचना हुई। और इसकी कारण क्या था कि भगवान ने इसको बनाया, कि क्या कारण था, क्या बगावत हो गई थी, क्या चीजें हुई थी, भगवान ने ये सारी चीजें बनाई। तो मुझे तुम्हें ये सारी की सारी चीजें बतानी है। जॉन मिल्टन ये किससे कह रहे हैं दोस्तों? म्यूज से कह रहे हैं। और का मतलब है यहां पर म्यूज को ऑप्शन दे रहे हैं जॉन मिल्टन, यदि तुम मुझे इस बारे में नहीं बताना चाहती, ऑप्शन हिल डिलाइट द मोर। यदि तुम्हें, देखिए डिलाइट का मतलब होता है यहां पर आनंदित करना, दी का मतलब होता है तुम्हें, और मोर का मतलब होता है ज्यादा। यदि तुम्हें शियोन हिल के बारे में बताना जो है ज्यादा आनंदित करता है, तो तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो, शियोन हिल के बारे में तुम मुझे बता सकती हो। एंड सिलोआ ब्रूक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। यहां पर दोस्तों सिलोआ ब्रूक जो है ये हिन्नोम में बहने वाली एक नदी का नाम है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जो म्यूज हैं ये कहां पर रहती हैं? ये हिन्नोम में बहने वाली एक घाटी के पास रहती हैं। फास्ट बाय है, पास, फास्ट बाय का मतलब होता है दोस्तों पास में रहती हैं। और ये कहां पर है? ओरेकल ऑफ गॉड, जहां पर दोस्तों गॉड का पहला चर्च है, मतलब कि जो फर्स्ट चर्च है या फिर सबसे ज्यादा जो ओल्ड चर्च है उसके पास बहने वाली ये एक नदी है जहां पर ये म्यूज रहती हैं। तो जॉन मिल्टन उनसे कहते हैं कि तुम यहां पर आकर भी मेरी मदद कर सकती हो इस काव्य को लिखने में, और वहां रहकर भी मेरी मदद कर सकती हो। जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन मुझे इस काव्य को लिखने में तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम मेरी मदद करो। आई थैंक्स, इस प्रकार दोस्तों इन्वोक दाय एड टू माई एडवेंचर सॉन्ग। और इस प्रकार दोस्तों क्या करते हैं जॉन मिल्टन? इन्वोक करते हैं, मतलब कॉल करते हैं, किसको दोस्तों? म्यूज को करते हैं। और किस लिए करते हैं? दाय एड, एड का मतलब होता है दोस्तों हेल्प करना। टू माई एडवेंचर सॉन्ग, एडवेंचरस सॉन्ग जो है दोस्तों किसे कहा है? यहाँ पर जॉन मिल्टन ने दोस्तों एपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट को ही कहा है। जॉन मिल्टन कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे एडवेंचर हैं करने के लिए, लेकिन मेरा जो ये वर्क है ना, एपिक वर्क है जिसका नाम मैंने पैराडाइज लॉस्ट रखा है, मेरे लिए तो यही एक एडवेंचर है। तो तुम मुझे इसे लिखने में मेरी मदद करो। दैट with no middle flight intends to soar above the Aenean Mount। यहां तक दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि नो मिडिल फ्लाइट का मतलब है जो वर्क मैं लिखने जा रहा हूं इसकी थीम जो है वो कैसी है? ऑर्डिनरी नहीं है, कोई कॉमन थीम नहीं है जो मैं इसे अपने आप से लिख लूं। इसकी जो थीम है ना बहुत हाई लेवल की है। यहां पर सोर का मतलब है दोस्तों हाई लेवल की। और जो अभी तक लोगों ने किससे प्रेरित होकर वर्क लिखे हैं, अभी तक पोइट्री में जितने भी वर्क लिखे गए हैं या प्रोज में वर्क लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली जो चीज है वो एओनियन माउंट है। लोगों को सबसे ज्यादा एओनियन माउंट ने ही दोस्तों अभी तक क्या किया है? इंस्पायर किया था कुछ भी लिखने के लिए, प्रोज या पोइट्री लिखने के लिए। लेकिन मैं अपने वर्क को उससे भी ज्यादा अच्छा लिखना चाहता हूं, इसीलिए मैं
तुम्हारा आह्वान करता हूं कि मुझे इस एडवेंचर वर्क को लिखने के लिए मेरी मदद करो। वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्ट येट इन प्रोज एंड पोइट्री, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये चीजें मैं परस्यू करूंगा, जब मैं इसको जब आगे लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह की जो थीम है किसी ने भी अभी तक क्या रही हैं, अनअटेम्प्टेड रही हैं। किसी ने भी इस थीम पर, ऐसी थीम पर वर्क नहीं लिखे हैं, चाहे वो पोएट्री हो या फिर वो प्रोज हो। तो अभी तक धार्मिक थीम पर जो एपिक है मेरा पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी थीम जो है एक तरह से धार्मिक है, क्योंकि दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो है ये बाइबल की कुछ लाइन है जिसे दोस्तों जॉन मिल्टन ने एक्सपेंड किया है, एक्सप्लेन किया है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी इन्होंने म्यूजिस का क्या किया है, आवाहन किया है। तो इस तरह की थीम जो है अभी तक प्रोज या पोइट्री में इनसे पहले किसी ने भी नहीं लिखी थी, इसीलिए किसका आवाहन कर रहे हैं दोस्तों, म्यूज का आवाहन कर रहे हैं। आई होप दोस्तों यहां तक की लाइनें आपको समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। एंड चीफली दाओ ओ स्पिरिट, यहां पर देखिए ओ स्पिरिट का मतलब यहां पर है दोस्तों होली स्पिरिट। जो जॉन मिल्टन है एक बार फिर से किसका आवाहन कर रहे हैं दोस्तों, म्यूज का आवाहन कर रहे हैं, और इस बार उन्हें क्या कह रहे हैं, होली स्पिरिट कहकर बुला रहे हैं। दैट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। दोस्तों ये जॉन मिल्टन जो है उस म्यूज के बारे में क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम रहना कहां पर प्रेफर करती हो। तुम जो टेम्पल है, पवित्र जगह है, जैसे चर्च है या फिर टेम्पल्स हैं, वहां पर रहना पसंद नहीं करती। ठीक है, ये जो टेम्पल है और चर्च है ये पवित्र जगह है, लेकिन वहां पर भी तुम रहना पसंद नहीं करती, ना ही इस संसार में कहीं रहना पसंद करती हो। तुम कहां पर रहना पसंद करती हो, तुम ऐसे दिलों में, ऐसे हार्ट में रहना पसंद करती हो जिन लोगों ने अभी तक कोई पाप नहीं किया। ठीक है, उन लोगों के दिलों में तुम रहना पसंद करती हो जिनके दिल अभी तक बिल्कुल प्योर हैं। ऐसे दिलों में तुम रहना पसंद करती हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं इंस्ट्रक्ट मी, मतलब मुझे निर्देश दो। क्या, क्यों निर्देश दो, इस काव्य को लिखने के लिए। फॉर दाउ नोएस्ट, क्योंकि तुम जानती हो हर एक चीज को, हर एक चीज को तुम बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से जानती हो। क्योंकि दाओ फ्रॉम द फर्स्ट वास्ट प्रेजेंट, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम पहले दिन से ही प्रेजेंट थी जब इस संसार का क्रिएशन हो रहा था, जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा था तो तुम वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इसीलिए तुम्हें सारी चीजें पता हैं। तो तुम मुझे जो है क्या करो, हर एक चीज को बताओ जो वास्तविक घटना हुई थी और जो अच्छी चीजें हैं और जो वास्तविकता है उस चीजों की, मेरे को वो सारी चीजें बताओ जो मैं अपने वर्क में डाल सकूं और इस वर्क को कैसा बना सकूं, इफेक्टिव बना सकूं, जिससे सारे के सारे महाकाव्य अभी तक लिखे गए हैं वो इससे नीचे रह जाएं और मैं अपने महाकाव्य को ऊपर ले जाऊं। एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डोव लाइक सैट्स ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबेस एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट। देखिए यहां तक की लाइन का दोस्तों मतलब है, ये कहते हैं कि तुमने अपने परों को, विंग्स होते हैं दोस्तों पर, जो म्यूजिस होती हैं, जो परियां होती हैं एक तरह से, उनके पास भी तो पर होते हैं ना। जॉन मिल्टन कहते हैं कि तुमने अपने परों को जो है फैला लिया होगा। किस तरह से फैला लिया होगा, जिस तरह से डोव फैला लेती है उस तरह से तुमने पंखों को फैला लिया होगा। हो सकता है जैसे जो डोव है वो अंडे सेने के लिए अपने अंडों के ऊपर अपने परों को फैला लेती है और जो अंडे हैं उन्हें पकने में मदद करती है ताकि उसके बच्चे जो हैं जल्दी से बाहर निकल आएं। ठीक है, तो इसी तरह से तुमने, वास्ट होता है दोस्तों विशाल, जो बहुत ही बड़ा हो, एबेस होता है दोस्तों गड्ढा। ठीक है, तो हो सकता है तुमने कोई ऐसे ही विशाल गड्ढे पर अपने पंखों को फैला लिया हो। एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट का मतलब है और उसी गड्ढे में से ये पृथ्वी जो है निकली हो। तो सच्चाई क्या है, मैं ये सच्चाई जानना चाहता हूं तुमसे। ठीक है, अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। What in me is dark, ये यहां पर जॉन मिल्टन कहते हैं कि जो भी कुछ मेरे अंदर अंधकार है तुम उसे क्या कर दो, प्रकाश में बदल दो। What is low,
जो भी मेरे अंदर लो हैं, जो भी जैसे मेरा कॉन्फिडेंस है वो लो है, तो उसे क्या कर दो, रेज कर दो, ऊपर उठा दो एंड सपोर्ट, और मुझे इस काव्य को लिखने में मेरी मदद करो। नेक्स्ट 3 लाइन है दोस्तों, ये लास्ट 3 लाइन है, ठीक है, इनको अच्छी तरह से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। जॉन मिल्टन इस म्यूज से कहते हैं कि मैं जानता हूं ऐसे महाकाव्य जो धार्मिक जिसकी थीम है, ठीक है, जो बाइबल की लाइनों को मैंने एक्सपेंड किया है, ऐसे काव्य को लिखने के लिए आत्मा का पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। तो तुम मेरी आत्मा को क्या कर सकती हो, पवित्र कर सकती हो, जिसके बाद मैं ऐसा काव्य को आसानी से लिख सकता हूं। और ऐसा करने की ताकत किसमें है दोस्तों, गॉडेस ऑफ पोएट्री के अंदर है, ठीक है। और जब पवित्र हो जाएगी जॉन मिल्टन की आत्मा, तो इस वो महाकाव्य को लिख भी पाएंगे। और एंड यहां पर जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और वो जान पाएंगे कि एडम और ईव को क्यों भगवान ने सजा दी थी, इसके पीछे कारण क्या थे, सारी की सारी चीजें जो भी भगवान के दिमाग में थी, वो सारी की सारी चीजें जो हैं जॉन मिल्टन को पता चल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी 26 लाइन पैराडाइज लोस्ट की बुक फर्स्ट की। आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।